हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं अपनी एक और मैराथन जो कि है ज्योग्राफी की कंप्लीट मैराथन। जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो पूरा सारे चैप्टर में इसमें पढ़ाऊंगा, साथ में लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो कि आपके पास आ नहीं रहा है, सिलेबस में नहीं है, वो भी आपको मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा ताकि आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक आइडिया हो जाए उसके बारे में। अगर गलती से कोई क्वेश्चन आ भी जाता तो अभी आप बता सकें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सातों के सात चैप्टर में इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ आपको आराम से, इन लिमिटेड टाइम, नॉट इट्स अ बिग टाइम, ओनली लिमिटेड टाइम, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से, बिना अपने चीज़ों को बढ़ाए। डेवलपमेंट एंड रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होती है ये सब हम इसमें समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं रिसोर्स होते क्या हैं। व्हाट इज़ रिसोर्स? तो ऐसी कोई भी इन्वायरमेंट में चीज़ जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है और टेक्निकली एसेसिएबल होती है, मतलब टेक्नोलॉजी उस तक पहुंच सकती है, जिस भी कोई भी चीज़ है उस तक टेक्नोलॉजी पहुंच सकती है, तो बोलता है टेक्निकली एसेसिएबल, जहाँ पर हम जा सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं ऐसी चीज़ें। इकोनॉमिकली फ्रीजेबल, इतनी महंगी भी नहीं है कि कोई गरीब इंसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। एक माचिस 10 लाख की, तो गरीब इंसान कहाँ से खरीदेगा, इस तरीके के, ठीक है। कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चर उसको एक्सेप्ट करे, कल्चर के बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन ना आए कि हाँ भाई ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, सब उसको एक्सेप्ट करता है, कर पाएँ, उसे हम बोलते हैं रिसोर्स। लाइक वाटर, सब यूज़ कर रहे हैं वाटर को, नमक सब यूज़ कर रहे हैं, छोटा बड़ा हिंदू मुस्लिम सब, ठीक है। तो क्या है, एक और बार याद कर लो ये तीन फ्रेजेस। टेक्निकली एसेसिएबल, इकोनॉमिकली फ्रीजिएबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड रिसोर्स, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। ये पिरामिड देख रहे हो, यहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी है ना, वो हमारी हेल्प करती है नेचर को सही करने में। हम टेक्नोलॉजी से पता कर पाते हैं कि हाँ भाई कौन कौन सी चीज़ें हमें नेचर में मिल रही हैं, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं। और वहीं नेचर से हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं। बिना नेचर की टेक्नोलॉजी तो बनेगी नहीं, है ना। नेचर के तो हम भी नहीं रहेंगे। नेचर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प करता है। वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है हमारे नेचर को भी ध्यान में रखा जाता है, रख कर बनाया जाता है। टेक्नोलॉजी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये आपस में सब क्या है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इंटरकनेक्शन है इन दोनों के बीच में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन बढ़ेंगे तब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट नेचर बढ़ेगा तब भी हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट। कम होगा पर होगा, ठीक है। रिसोर्स नेचुरल, ह्यूमन, ये दो तरीके के दिए हैं इन्होंने कहा कि एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। हमारा जो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है वो जो होता है वो कांट बी रिन्यू, जिसको हम दोबारा से जो मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा इस तरीके से, जिसको हम वापस यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक विंड और ऐसा जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल, जो कि ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं है वो चीज़, जो हम जिसका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते वो है कोल, ठीक है। अब जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है उसमें दो तरीके के रिसोर्स आते हैं, कॉन्टीन्यूअस फ्लो और बायोलॉजिकल। देखो हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली फ्लो करते रहते हैं, हमारे पास कंटिन्यूसली रहेंगे विंड वाटर, ठीक है। तो जो है, और इसमें एक और रिसोर्स आता है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स, जिसके अंदर आता है नेचुरल वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये भी हमारे पास रहेंगे, है ना। बेशक वाइल्ड लाइफ हमारी को कंजर्व करने की ज़रूरत है इन सभी को, पर अगर हम इनका ढंग से यूज़ करेंगे तो हमारे पास हमेशा ही रहेंगे, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल में आए हम तो इसमें आता है रिसाइकलिंग रिसोर्स, है ना। नॉन रिसाइकलिंग लाइक मैटर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं पर फॉसिल फ्यूल को रिसाइकिल नहीं कर सकते। कोल एक बार ख़त्म हो गया तो उगने में 1000 साल लग जाएंगे, ठीक है। यहीं पे ह्यूमन हमारा स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन को देखता है और क्वालिटी और क्वांटिटी को देखता है। क्वालिटी कहाँ पर रिसोर्स की ज़्यादा है, क्वांटिटी कहाँ पर अच्छी है ना। स्ट्रक्चर वहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन वहीं पर डेवलप करता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब कि जिंदा है या नहीं है, जान है या नहीं है। तो इसमें आते हैं दो तरीके के रिसोर्स, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। ये आपके में CBSE ने कट कर रखा है, पर फॉर आ बेसिक इन्फॉर्मेशन आगे इनका यूज़ होगा इन टर्म का, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नई बुक में कट कर रखा है, सन 2025 के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ।
अगर 26 में भी कर रखा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक रिसोर्स जो कि जिंदा रिसोर्स होते हैं ना, बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स, ठीक है, लाइक प्लांट और ह्यूमन। पर जो अबायोटिक रिसोर्स हैं वो कौन से होते हैं, जिंदा नहीं है, रॉक्स, मिनरल, वाटर, ठीक है, सॉइल वगैरह, ये सब जिंदा नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, ठीक है। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। अभी मैंने पीछे बताया रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि ख़त्म नहीं होते हैं, जिनका हम रीयूज़ कर सकते हैं, लाइक विंड। नॉन रिन्यूएबल जिनका हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, नॉन दोबारा नहीं कर सकते, नॉट यूज्ड, ठीक है। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कोल, पेट्रोलियम। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पर आ जाते हैं। ओनरशिप के बेसिस पर होते हैं 3, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी, 4 होते हैं, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। पहले आते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स वो होते हैं जो कि किसी एक प्राइवेटली के नाम पर होते हैं, एक प्राइवेट चीज़ के ऊपर, नाम के ऊपर होते हैं। किसी का घर उसका प्राइवेट है तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल रिसोर्स। उसका घर क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स। उसकी पेन है, उसकी किताब है, उसका घर है, उसका पानी, मतलब उसका गिलास है, उसके बर्तन है, ये सब किस में आएंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स में। अब आता है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स क्या होते हैं, जहाँ पर पूरी एक कम्युनिटी घूम के आ सकती है, टहल के आ सकती है, जहाँ कोई भी कम्युनिटी, मतलब कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब जा सकते हैं। लाइक प्ले ग्राउंड हो गया, पब्लिक पार्क हो गए, पिकनिक स्पॉट हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेशनल रिसोर्स, जो कि नेशनल लेवल पर यूज़ होते हैं। अब वो रिसोर्स जो कि कंट्रोल करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसको हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्स, ठीक है। जैसे कि कोई ज़मीन है जो किसी के अंदर नहीं आती, किसी सरकार के अंदर आती है, उसे हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्स। आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स जो कि किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के बीच में रेगुलेट नहीं होते, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच हैज़ कॉल्ड रिसोर्स, ठीक है। अब आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेटस के बेसिस पर हमारे पास भी 3 तरीके के हैं, आई थिंक 3-4 तरीके के हैं। पोटेंशियल, डेवलपमेंट स्टॉक, डेवलप्ड स्टॉक, रिजर्व्ड दा कर लेना इसका, रिजर्व्ड, इसको मैं चेंज कर दूँगा पीपीटी में, ठीक है। रिजर्व, पोटेंशियल वो सारी चीज़ें, वो सारी जगह जहाँ पर पोटेंशियल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, लाइक राजस्थान और गुजरात ले लेते हैं, वहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी बहुत है, पर हम उनका यूज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है टेक्नोलॉजी हमारे पास। इतने हम वहाँ पर जाएंगे इतने हम नहीं बना लेंगे, ठीक है। इस वजह से हम वहाँ का यूज़ नहीं करते। पोटेंशियल हमारे पास है पर हम उसका यूज़ नहीं कर पाते। डेवलप्ड मतलब कि जो कि है, जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत ही डिटरमाइन है, बहुत ही कम है, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी सच है कम है, उसे हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, क्वालिटी है इनकी और क्वांटिटी कम है इनकी, ठीक है। स्टॉक, दैट रिसोर्स दैट हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट नॉट अपरेटिवली टेक्नोलॉजी टू असेस। ऐसी चीज़ें जिनके, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं पर हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है वहाँ तक पहुँचने वाली। मतलब लाइक H2O में से अगर हम H2 को अलग और O2 को अलग कर देंगे तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा, पर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कितने खारे पानी से अलग कर सके, सोर्स है, ठीक है। अब आते हैं रिजर्व, द रिसोर्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड विच with the help of external technology but do not use because we keep it for future requirement। ऐसे रिसोर्स जिसे हम रिजर्व करके रखते हैं, जहाँ तक हमारी टेक्नोलॉजी पहुँच सकती है हम उन्हें निकाल सकते हैं, बट हम क्यों नहीं निकाल ले, क्योंकि हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन को ख़राब नहीं करना है, उनके लिए रखने हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गए होंगे। और आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स है ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम डेवलपमेंट भी करें
और फ्यूचर जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम पेड़ों को तो काटें, पर इतना भी ना काटें कि हमारे फ्यूचर जनरेशन पेड़ देख ही ना पाए, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए 1922 में राव दे जेन्योर अर्थ समिट रखा गया। किसने रखा है समिट? किसने रखा है समिट? UNCED ने रखा ये समिट, ठीक है। मतलब ये था फर्स्ट इंटरनेशनल समिट, जो कि कहाँ रखा गया था? ब्राज़ील के अंदर रखा गया था, ठीक है। किसने रखाया था ये मैंने आपको बता दिया है, UNCED ने रखवाया था। फॉरेस्ट में अभी इसकी डेफिनेशन भूल गया, फुल फॉर्म भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, सर्च कर लेना आप सब होमवर्क में। ये रही, यहाँ पर है क्या? ये देखो, हाँ, यूनाइटेड स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने रखवाया था, जिसमें हमने सभी देश, बहुत सारे देश थे, ठीक है, जिन्होंने मिलकर हम सब ने क्लाइमेट चेंज के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, फॉरेस्ट को कैसे बचाना, इन सब के बारे में बातें करी, बातें करी। और इसका हमने एंड में जो रिज़ल्ट निकाला, ठीक है, ये वर्ल्ड फर्स्ट था, ब्राज़ील में था। बहुत सारी 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसमें आई थी इसके अंदर, है ना। रीज़न क्या था कि इन्वामेंटल प्रॉब्लम जो थी हमारी, उनको प्रोटेक्ट करना था, हमें सोशल डेवलपमेंट भी करना था और इन सबको प्रोटेक्ट भी करना था ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये रखा। रीज़न मतलब क्या कहते हैं, रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि हमारे पास आ गया अडॉप्ट एजेंडा 21। हमने एजेंडा 21 अडॉप्ट कर लिया, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, जो कि एजेंडा कहता था कि एनवायरनमेंट डैमेज, पोटेंशियल, ये सब जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट वाली नीड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इन पर मेजर ध्यान देंगे, इनके ऊपर ज़्यादा स्टेप्स लेगी गवर्नमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपना लिया गया एजेंडा 21 के अंडर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आते हैं रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स की प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे इंडिया में अनइवन स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है रिसोर्सेज का। कहीं पर ज़्यादा रिसोर्सेज है पर टेक्नोलॉजी नहीं जा सकती, कहीं पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है पर वहाँ पर रिसोर्स ही नहीं है ना। लाइक हम वही गुजरात ही देख लो, कितना ज़्यादा हीट वगैरह है वहाँ पर, सोलर एनर्जी कितनी अच्छी आ सकती है ना। और वो विंड एनर्जी कितनी अच्छी है इस वजह से, ठीक है। तो सबसे हम क्या करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे करते हैं, आज देख देते हैं। आइडेंटिफाई द रिसोर्स। हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है, कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है, कितनी क्वांटिटी में, ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मैपिंग करते हैं, मैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएट द प्लानिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद हम प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कौन सी है इस रिसोर्स को निकालने के टाइम। ये रिसोर्स यहाँ पर है, इसको निकालने के बाद टेक्नोलॉजी कौन सी है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है हमारे पास। उसके बाद हम मैचिंग करते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के प्लान को। डेवलपमेंट का एक प्लान बनाते हैं कि हमने अगर ये रिसोर्स निकाला तो हमें कितनी डेवलपमेंट होगी, हमारा कितना फ़ायदा होगा, हमारी जीडीपी कितनी बढ़ेगी, हमारे यहाँ पे खुशियाँ कितनी आएंगी वगैरह वगैरह हमारी कंट्री में। वो सब से मैच करते हैं। जो मैच कर जाता है उसके ऊपर काम किया जाता है, जो मैच नहीं करता उसके ऊपर काम नहीं किया जाता है। अब आते हैं लैंड के रिसोर्स के ऊपर। लैंड, ठीक है। देखो, लैंड रिसोर्स जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, एक बायोटिक रिसोर्स होता है ना। लैंड एक नेचुरल कंपोनेंट है, सोशली कॉम्प्लीमेंट है, जो कि हमारी हम जिसके ऊपर खड़े हो पाते हैं, ठीक है, नियर सरफेस। यहाँ पर हमें सॉइल देखने को मिलती है इसके ऊपर, है ना। पर हमारे पास जो रिसोर्स है वो लैंड है, वो लैंड नहीं है। हमारे पास लैंड अलग अलग तरह से मिला हुआ है हमें, प्लान एरिया की तरह, माउंटेन्स की तरह और प्लेट्यू की तरह। 27% हमारे पास प्लेट्यू है, 43% हमारे पास प्लेन एरिया है और 30% हमारे पास माउंटेन से घिरा पड़ा एरिया इंडिया का, ठीक है। ऐसा नहीं कि आगे हमें दे रखा है। अब लैंड यूटिलाइजेशन कैसे करें? हमारे पास अलग अलग तरीके के लैंड होते हैं, फैलो लैंड होते हैं, नेट सून एरिया लैंड होते हैं। देखो, तो हम पहले कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो कि फॉरेस्ट से घिरे हुए होते हैं हमारे पास, उन्हें तो ऐसे रहते हैं, उनका यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर एनिमल रह रहे हैं, वाइल्ड लाइफ रह रही है, रहने दो। दूसरे लैंड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। ऐसे लैंड जो कल्टिवेशन नहीं है,
इनके दो तरीके से होते हैं, वेस्ट लैंड होता है एक तो, है ना, इट इज लैंड पुट नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर। एक होता है बिल्कुल बंजर ज़मीन जो कि बंजर हो गया, और एक होते हैं एग्रीकल्चर वाली ज़मीन। हम इन दोनों ज़मीनों को यूज़ कर सकते हैं जिसमें एग्रीकल्चर नहीं होता है, नहीं हो पाता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं बिल्डिंग्स बनाने में, फैक्ट्रीज़ बनाने में, ईसीटी के लिए। इन सब चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं। और था कल्टीवेटिव लैंड, मान लो परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड हो गए, या फिर लैंड अंडर क्रॉप, या फिर ऐसे लैंड कल्टीवेटेड लैंड जो कि 5 साल से जिसके ऊपर खेती नहीं हुई है। ऐसे लैंड जहाँ पर मिस्क्यूरियस ट्रीज उग पड़े हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ उग पड़े हैं, ऐसे लैंड भी है हमारे पास, है ना। और एक आता है फॉलो लैंड्स, कल्टिवेटेड फॉलो लैब कल्टिवेटेड। एक होते हैं जिनमें हमने वंस 1 साल लगा दिया है, जहाँ पर हमने कल्टिवेट नहीं करा, 1 साल एग्रीकल्चर नहीं करा। एक होता है 1 से 5 साल एग्रीकल्चर करा ही नहीं, है ना, एक वो होता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फॉलो लैंड। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं ना, जिसमें हमने 1 साल एग्रीकल्चर नहीं करा, हम उसको फिर से फर्टिलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। पर इसमें हमने 5 साल नहीं करा, अगर वो हो ही नहीं रही है तो हम उसका यूज़ किस में सकते हैं, फैक्ट्री वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर वो फिजिकल एक्सटेंड लैंड, जहाँ पर क्रॉप को हम उगा सकते हैं और उसको क्या कहते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। क्रॉपिंग एरिया जहाँ पर क्रॉप करते हैं वही क्रॉपिंग एरिया होगा ना। एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है हमारा, क्रॉपिंग एरिया, ठीक है। हमने बताया कि लैंड किस किस तरीके से बेकार है। यहाँ पे कहीं पे अनलोन घास उग पड़ी है, कहीं पे हमने खेती नहीं कर रहे हैं, कहीं पे बंजर पड़ी है ज़मीन, कहीं पे 1 महीने से खेती नहीं हुई है, कहीं पे 1 साल से खेती नहीं हुई है। जहाँ पे 1 साल से खेती नहीं हुई है उसकी हम कोशिश कर सकते हैं, पर जहाँ पे 5 साल से नहीं हुई है वो तो पूरी बंजर हो जाती हैं ज़मीनें इस तरीके से, है ना। वैसे हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं लैंड को, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, लैंड को यूटिलाइज करें तो करें कैसे, कैसे करें। अभी हमने ये सब समझा ना, इसमें भी समझ लेते हैं, चलो। फॉरेस्ट ने लार्ज एरिया कवर कर रखा है ट्रीज़ के थ्रू, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नॉट लैंड अवेलेबल कल्टिवेशन, जो कि हमारा बेकार लैंड है, वगैरह लैंड है, फलाना लैंड है, वहाँ पर बिल्डिंग और रोड और इंडस्ट्रीज़ बना सकते हैं हम, ठीक है। ऑथर अनकल्टिवेटेड लैंड, जो कि हमारे पास अलग अलग तरीके से, जहाँ कहीं पर पोस्चर अच्छा नहीं है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीनें हो रखी हैं, है ना, कहीं पर अलग अलग तरह के पेड़ उग रखे हैं, है ना, कहीं जब कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं है, ऐसे लैंड। फॉलो लैंड्स, जो कि ऐसे लैंड जिसमें 1 साल से नहीं हुआ है एग्रीकल्चर, या 5 साल से एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, उन्हें बोलते हैं फॉलो लैंड। नेट जोन एरिया मैंने बता दिया है, वो एरिया जहाँ पर खेती करी जाती है, जहाँ पर कल्टीवेशन होता है, जहाँ पर क्रॉप उगाई जाती हैं और काटी जाती हैं, ठीक है। ये हमारी जनरल है कि हमारे पास कितना एरिया अनकल्टिवेटेड लैंड का है, कितना नॉन एग्रीकल्चर लैंड का है, ये वो सब एरिया है, ठीक है। अब आते हैं कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कम क्यों हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन कॉज क्या है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे लाए मैं आपके लिए पॉइंट। एक तो माइनिंग, माइनिंग की वजह से हो रहा है ऐसा, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो रहा है, ओवर इरिगेशन की वजह से हो रहा है, बहुत पानी दे दिया भैया, पूरी ज़मीनें उखड़ रही हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जो हम पैकेट वगैरह फेंक देते हैं ज़मीन पर, कई कई बार इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट फेंक दे रही है, वो हार्मफुल वेस्ट हमारी ज़मीन को ख़राब कर रहा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट हटा दे रहे हैं वहाँ से, जो लैंड काम का था उसके आगे से हमने फॉरेस्ट हटा दिया, वहाँ से हमने फॉरेस्ट हटा दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। ये सब क्या है, लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़ है। महात्मा गांधी मानते थे हमारे कि हमारे पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत हैं, पर किसी की मतलब किसी की नीयत ख़राब है, हमारे पास लालच के लिए नहीं है ज़्यादा। हमारे पास अपने लिए बहुत है, हमारे पास लालच के लिए ज़्यादा नहीं है। जितना हम अच्छे से यूज़ करेंगे रिसोर्स को हम कर सकते हैं, बहुत है, पर लालच के लिए नहीं है। समझ में आया या नहीं? अभी तक समझ में आ रहा है ना? तो प्लीज़ लाइक कर दो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ, ठीक है। चलो सॉइल, सॉइल से पहले हम बता दें, एक मेरे को ज़रा, जो हमारा लैंड यूज़ होता था, देखो अभी भी हमारे पास जो है ना लैंड यूज़ में 93% जो हमारे पास लैंड एरिया है उसका डाटा हमारे पास है।
डाटा हमारे पास है, बट वहीं पर 7% लैंड का, 7% एरिया का हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं है। पता नहीं वो एरिया किस जगह से घिरा पड़ा है, उसका प्रॉपर डाटा नहीं है हमारे पास। ठीक है, और हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। कंजर्वेशन नहीं बताया ना आपको। जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर संविधान क्या कहते हैं, संविधान भी होगा, सॉल्यूशन भी होगा। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं ज़रा, अब समझ लेते हैं कि कंजर्वेशन, स्पेलिंग पर मत जाना, ऑफ लैंड, लैंड को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले अफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है तो फॉरेस्ट को उगा दो, फॉरेस्ट उगा दोगे तो बात ही खत्म। अफॉरेस्टेशन। प्रॉपर इरिगेशन, इरिगेशन ज़्यादा हो रही है कम कर दो, कम हो रही है ज़्यादा कर दो, प्रॉपर इरिगेशन। एक मिनट को जरा, इरिगेशन। ठीक है, कंट्रोलिंग माइनिंग एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, माइनिंग कंट्रोल करो। ठीक है, मैनेज ग्रीजिंग, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, और हमें क्या करना है कि अपने जो पीएम कूड़ा कबाड़ा फेंक रहे हैं वो ना फेंकें तो ही अच्छा है, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी। ठीक है, अब आते हैं सॉइल के ऊपर। सॉइल जो होती है हमारी, उसकी इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, नहीं पूछा जाएगा, बस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है। नीचे बहुत ज़्यादा रॉक्स होते हैं, बीच में वेदरिक परमानेंट रॉक होते हैं, ऊपर क्ले होती है मट्टी टाइप। इसके सबसे ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं मट्टी। चलो छोड़ो, बहुत बता दिया मैंने, अभी तक समझ में आ रहा है ना चैप्टर, बस ये बात सही है। सॉइल जो है हमारे पास वो हमारी टॉप लेयर होती है, ओहो, वो हमारी टॉप लेयर होती है लैंड की। लैंड की जो टॉप लेयर होती है, टॉप फर्टाइल लेयर, वो होती है। ठीक है, वो हमारी नेचुरल सॉइल रिन्यूएबल रिसोर्स होती है, रिन्यूएबल रिसोर्स होती है। ठीक है, ये सब होता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल, ये इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जाता है, दो फीचर दे देते हैं सॉइल के, बताओ कि सॉइल कौन सी है। हमारे पास होती है एलुवियल सॉइल। ठीक है, दो तरीके की होती है, खादर और भगार। फॉर्मेशन कैसे होता है इनका, जब हिमालय रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र मिलती हैं तो वो कुछ डिपॉजिट कर जाती है जिससे इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कहाँ पर होती हैं, ये हमारे नॉर्थन प्लेन पर दिखती हैं, राजस्थान में दिखती हैं, गुजरात में दिखती हैं, ऑस्ट्रेलिया पर दिखती हैं। ठीक है, वेरी फर्टाइल होती हैं, इनके अंदर वीट, शुगर कैन वगैरह, पल्स वगैरह उग जाती हैं। ठीक है, ब्लैक सॉइल के ऊपर आ जाते हैं। इट इज़ रेगुल कॉल्ड इसे। ठीक है, ये क्या होता है, ये है ना, इनकी फॉर्मेशन होती है जब क्लाइमेट एरिया के चेंजेस हो जाते हैं ना, जब रॉक, जो हमारे पेरेंट रॉक मटेरियल हो जाते हैं, क्लाइमेट कंडीशन में से वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जो भी होता है उसकी वजह से फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये प्लेट्यू पे पाए जाते हैं, महाराष्ट्र पे पाए जाते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़, एमपी जैसी चीज़ों जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं भैया, ये इनके अंदर मॉइस्चर बहुत होता है, मॉइस्चर होल्ड करते हैं, हॉट वेदर में होती है ये ज़्यादातर। ठीक है, और एक कॉटन उगा देती है, ऑयल सीड्स उगा देती है, शुगर कैन उगा देती है। ठीक है, अब आते हैं इधर येलो एंड रेड सॉइल के ऊपर। ये जो बनती है ना, ये हमारी वेदर की क्रिस्टलाइन की वजह से बनती है, वेदर जैसा होता है उसके हिसाब से बन जाती है ये कभी कभी, है ना। ये पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट, वो क्या कहते हैं, साउथ पार्ट्स में पाई जाती है, और मिडिल गंगा प्लेन के पास पाई जाती है।
एक्सट्रीमली जो होती है, मतलब ये हमारे पास रेडिश कलर में होती है। इसमें क्या कहते हैं, रॉक्स होते हैं, येलो भी होती है, कई बार हाइड्रेटेड होती है। इसके अंदर कॉटन वगैरह उग जाते हैं, तंबाकू, कॉटन, मिलेट्स, पजल, ये सब। लेटरल सॉइल, एरिड सॉइल जिसको हम डेजर्ट सॉइल बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल। ये 3 सॉइल और हैं। इनका फॉर्मेशन आप देखो, ये जो होती है हमारी लेटरल सॉइल, वो होती है हैवी रेनफॉल की वजह से बनती है, ठीक है। ये देख लो, इसकी फॉर्मेशन होती है वेदरिंग रॉक्स की वजह से, सैंड मिट्टी की वजह से, रेत की वजह से। माउंटेन सॉइल जो कि हमें माउंटेन के ऊपर मिलते हैं, माउंटेन के ऊपर इसका फॉर्मेशन होता है टेम्परेचर की वजह से, स्नो वगैरह टेम्परेचर की वजह से। जो हमारी लेटरल सॉइल मिलती है वो मिलती है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिल्स ऑफ एरिया, उड़ीसा, आसाम, यहाँ पर मिलती है। नॉर्थन प्लेन के पार्ट्स में जो होती है, राजस्थान वगैरह, वहाँ पर मिलती है। डेजर्ट सॉइल, पता ही चल रहा है कि भाई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर डेजर्ट होता होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास नॉर्थन गुजरात है, ठीक है, वहाँ पर। फॉरेस्ट सॉइल सबको पता है कहाँ पर मिलेगी, उत्तराखंड जगहों पर मिलेगी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारे ऊपर की साइड पड़ते हैं, है ना। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, लेटरल सॉइल जो होती है वो हमारी होती है फर्टिलाइजर और मैन्योर बनाने में काम करती है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। हमारे पास एरिड और डेजर्ट सॉइल होती है, वो क्या होती है, रेड टू ब्राउन कलर की होती है, ये सैंडी होती है, टेक्सटाइल इसका अच्छा होता है, शाइनी नेचर होता है, इट इज़ फॉर कल्टिवेटेड, ठीक है। जो हमारे पास फॉरेस्ट सॉइल होती है ना, वो केन्स के लिए यूज़ होती है, फॉरेस्टिक चीज़ों के लिए यूज़ होती है, चल इसका यूज़ होता नहीं है, ठीक है। जो हमारे मेजर क्रॉप्स होती है, इसमें क्या होता है, टी, काजू, नट उगते हैं। एरिड में क्या उगता है, मिलेट्स उग गए, ये सब चीज़ें उगती हैं। और माउंटेन्स में हमारे ट्री स्पीसीज और फ्रूट उगते हैं, बस ये याद रखो तुम। सॉइल के ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे याद करना सॉइल्स को, टेक्सचर्स वगैरह को। अरे तुम बस समझो कि अब आते हैं सॉइल के ऊपर। सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सॉइल कैसे ख़राब होती है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है। देखो सेम ही सेम लग रहा है ना, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, तो उसमें भी था लैंड वाले में ना, तो सेम सेम याद करने में इजी होगा, ठीक है। माइनिंग हो गया हमारा, नेचुरल फोर्स हो गया लाइक विंड वगैरह। नेचुरल फोर्स मतलब विंड आती है एकदम से सारी, मतलब ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर कैसे ऐसी इतनी तेज़ आती है कि यहाँ से पूरी मिट्टी उठा के ले जाती है और यहाँ पर पटक देती है, ऐसा हो जाता है। कभी कभी ज़मीन उखड़ जाती है ना, दरारें आ जाती हैं, ठीक है। प्लंगिंग के कारण रॉन्ग तरीके से हम प्लंगिंग कर रहे हैं, मतलब क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है, बेंड की वजह से या फिर और कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, कॉजेज़ तो बहुत देख लिया हमने, सॉल्यूशन। अब हमें संविधान के ऊपर ध्यान देना है कि हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है। एक तो हमें प्लंगिंग जो करते हैं हम, या मतलब कि जो हम फसल उगाते हैं वो अच्छे से उगानी चाहिए, लाइनिंग वाई, है ना। हमने नई नई फसल्स को करने के लिए तरीके निकाले हैं, स्टेप फार्मिंग हो गया, है ना, अलग अलग तरीके की फार्मिंग हमने सीखी है जो हम एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। हमें फील्ड को डिवाइड करना चाहिए, प्लांटिंग एरिया के ऊपर ट्री को सेटल करना चाहिए, afforestation करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए ग्रेजिंग को हमें। ये सारे हैं सॉल्यूशन, ठीक है, और ये सारी हैं कॉजेज़। सॉल्यूशन कॉजेज़ दोनों पूछ लेते हैं, 5 याद कर लेना प्लीज़, ठीक है, 4-5। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू। ये वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत आ गया होगा ना। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन होता है जब रेफर्स करते हैं प्लांट लाइफ को, जो कि हमारी नेचुरली एक अच्छे से इकोसिस्टम में ग्रो होते हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फोना और इकोसिस्टम के ऊपर। डोंट वी से कि आर इन्वायरमेंट की याद आ रही है ठीक है। देखो वाइल्ड लाइफ, वैन लिविंग एनिमल्स इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। वाइल्ड लाइफ जो हमारे वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो हमारे जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवर होते हैं, वो लिविंग करते हैं एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, तब जब वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। वाइल्ड एनिमल अगर नेचुरल इन्वायरमेंट में रहें तो उसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ, खत्म बात। आते हैं फ्लोरा पर, जो क्या होता है प्लांट स्पीसीज इन पर्टिकुलर रीजन। इतने से मतलब ये एक एरिया है, इस एरिया में कितने प्लांट की स्पीसीज हैं उसे हम बोलेंगे फ्लोरा।
फौना एनिमल्स की कितनी स्पीसीज है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम बोलेंगे फ्लोरा। वैसे पर्टिकुलर इस पर आता नहीं क्योंकि एनिमल इधर से उधर चल के जाते रहते हैं ना, इस वजह से। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम होता है कि ऑल प्लांट और एनिमल इन एन एरिया इंटरडिपेंड इन इंटर related to each other physical environment that is forming a ecosystem। मतलब नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। इसमें इकोसिस्टम का मतलब है जब एनिमल, प्लांट, बायोटिक थिंग, अबायोटिक थिंग, जिसमें पत्थर वगैरह हैं, अबायोटिक थिंग, ये सब एक इनर मतलब एक जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर ये सब रहते हैं, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये एक दूसरे रिलेट करते हैं। लाइक एनिमल पौधे को खाएगा, पौधे इन अबायोटिक थिंग से क्या बनाएगा, अपना सामान बनाएगा, है ना, अपना खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, वही है, ये समझ में आ गया। ठीक है, बात है जियोलॉजिकल पार्ट ने जियोलॉजिकल पार्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। देखो जियोलॉजिकल पार्ट होते हैं रिजर्व्ड गार्डन फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के लिए यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड दोनों को कंसिडर करा जाता है, उनके लिए कुछ रिजर्व्ड गार्डन कर दिए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेचुरल फॉरेस्ट व्हेन हंटेड एंड प्रोसेसिंग ऑफ एन एनिमल आर प्रोहिबिटेड। मतलब कि जहाँ पर भी हंटिंग वगैरह या फिर एनिमल को मारना अलाउ नहीं है, उसे हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जहाँ पर एनिमल्स को हार्म करना अलाउ ही नहीं है, उसे हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आते हैं बायोडाइवर्सिटी, रेफर्स टू द डाइवर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच इज़ क्लोजली इंटरकनेक्ट और इंटरडिपेंडेंट। जो हमारे ये होते हैं, क्या कहते हैं, एनिमल एंड एनिमल एंड प्लांट एक दूसरे से डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। और इसी को जब एक साथ रहते हैं एक क्लोजर एरिया में, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन ऑफ, हमें फॉरेस्ट एरिया को पेंटली प्रिपेयर करना है फॉर फ्यूचर जनरेशन के बेनिफिट्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन इन सबको देख पाए। इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू सेव द सिस्टम एयर, वाटर एंड सॉइल। हम कंजर्वेशन से इन सबको भी बचा सकते हैं। कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना, उनको बचाना, किसी चीज़ को बचाना कंजर्वेशन होता है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टिंग एक्ट निकला था 1972 में लॉ के अंदर, जिसमें हमने प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को रखा था। ठीक है, इसके लिए हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चलाए थे। टाइगर, वन हॉर्न राइनो, जिसके ऊपर एक सींग वाला राइनो लिया था हमने। ठीक है, इंडियन एलिफेंट, द ब्लैक बक एंड सेफ क्रोकोडाइल, ये सारे प्रोजेक्ट भी चले थे। ठीक है, द गवर्नमेंट पास द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टिंग एक्ट इन 1970। इसका प्रपोजल बहुत जल्दी रख दिया गया था, पर पास 1972 में हुआ था। द प्रोटेक्टिंग एक्ट प्रिवेंटिंग ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लाइक फ्लोरा एंड फौना, डिफरेंट तरह के फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए 1973 में द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा गया था। ठीक है, दैट विल बी इंक्रीजिंग ऑफ, हम देख रहे थे कि हमारे पास अब इंक्रीजिंग, जितने इंक्रीज थे हमारे पास टाइगर उतने नहीं हैं। साइंटिफिकली हमारे पास साइंटिफिक नेम, ये लो टाइगर का भी साइंटिफिक इन द कंट्री। मेजर टाइगर रिजर्व इन इंडिया। देखो जहाँ पर हमने टाइगर रिजर्व करने के लिए क्या क्या करा, टाइगर हमारे कम हो गए थे, तो एक हमने उत्तराखंड में एक पार्क खुलवाया, कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक आसाम में हमने मानस टाइगर रिजर्व करवाया आसाम में, और केरला में पेरियार सरिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में। हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को करना कंट्रोल में, कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन करना, कंट्रोल करना डिफॉरेस्टेशन को, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन करना, बेटर फार्मिंग प्रैक्टिस करना, क्रिएटिंग वाइल्ड लाइफ एरियाज़ एंड प्रोटेक्ट एरिया, हमें स्टेबल करना चाहिए कुछ प्रोटेक्टिंग एरियाज़ एनिमल्स के लिए। वाइल्ड लाइफ हमने बना रखी हैं वाइल्ड लाइफ एरियाज़। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कितने तरीके के होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, अनग्लास फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो होता है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल लैंड विल बी डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ एन वाइल्ड लाइफ। ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है ना, जो कि अंडर आता है गवर्नमेंट के, उसे हम बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट।
प्रोटेक्टिंग, जो कि 1/3 ऑफ फॉरेस्ट एरिया जो होता है ना, अगर वो सही नहीं है, डिप्लीशन हो रहा है फर्दर उसका, तो हम उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जो बाकी के वेस्टलैंड टाइप होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी प्राइवेट कम्युनिटी और गवर्नमेंट के बीच के अंदर आते हैं, उसे हम बोलते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, फॉरेस्ट समझ में आ गए। अब कुछ मूवमेंट हुए थे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, उसमें से एक है चिपको मूवमेंट। यहाँ पे जो होता है ना, एक फॉरेस्ट को काटने का आंदोलन दे दिया, मतलब एक वो निकला था, क्या कहते हैं, सरिकुलम या फिर लॉ, सारे मतलब इधर के फॉरेस्ट को काट के बिल्डिंग बनाने का, बिल्डिंग के अंडर आते थे वो सब, गवर्नमेंट के अंडर। तो उसमें लोग जो वहाँ पर रहते थे, वहाँ के कमर्शियल लोग जो थे, है ना, जो वहाँ पर रहते थे, उन्होंने ना पेड़ को हक कर लिया कि भाई मारना है तो हमें साथ में काटना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं चिपको मूवमेंट, ठीक है। बीच बचाओ आंदोलन, सेव सीड्स मूवमेंट, ये मूवमेंट उत्तराखंड स्टेट में हुआ था, 1988 में हुआ था। इसने प्रमोट किया था एग्रीकल्चर को ट्रेडिशनल तरीके से। इस मूवमेंट में ये एक विलेज में हुआ था, इसका नाम था जरंधा गांव के तेरई डिस्ट्रिक्ट में, घरावला रीजन बाय फार्मर सोशल विजय जंधेरी। द मूवमेंट गोल इंक्लूडेड, बस यही था आंदोलन। यहाँ पर भी ख़त्म होता है हमारा सब चीज़, ये वाला चैप्टर भी एंड होता है। सेकंड चैप्टर भी बहुत छोटा सा चैप्टर था, आई होप समझ में आ गया होगा। आते हैं वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। इन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, मैंने पहले चैप्टर में बता दिया किससे क्वेश्चन बनते हैं, या तो सॉइल और सॉइल कंजर्वेशन, इन सब के ऊपर सॉइल का पूरा टॉपिक याद करके जाना, याद कर ही रहे हो तो ठीक है, या फिर पूरा याद करके जाना। तो सॉइल और लैंड का पूरा टॉपिक याद कर जाना रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, सॉइल का फीचर याद होनी चाहिए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशन हल्के फुल्के याद होनी चाहिए आपको, वैसे तो कुछ ज़रूरी है नहीं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पूछ सकते हैं, कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए क्या क्या करा। एक तो हमने एक्ट निकाला है, ये याद रखना है आपको। कुछ प्रोजेक्ट भी निकाले थे स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए गवर्नमेंट ने, ये सब खुलवाए, ये सब याद रखना है आपको। और बस आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट याद करना, मूवमेंट याद करने, दो बस, यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट वाटर रिसोर्स मैं बता दूंगा क्या करना है। देखो, वाटर सिक्योरिटी क्या होती है, वाटर की जब डिमांड बढ़ती है, जब वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, उसकी डिमांड बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं वाटर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ठीक है ना। मूवमेंट स्पीकिंग वाटर शॉर्टेज, लो रेनफॉल के कारण भी होता है कई जगह, कई रीजन्स में, है ना। यहाँ पर कि डेजर्ट ऑफ द राजस्थान एंड वुमेन बैलेंस मैनी मटकाज, ट्रैवलिंग के टाइम लॉन्ग डिस्टेंस में वाटर पाना मुश्किल हो जाता था, मटकाज में पानी भर के रखा जाता था। अर्थिंग पोस्ट के अंदर कई सारी डेजर्ट की लोग रखते थे, डेजर्ट में जो रहते थे वो रखते थे, ठीक है। मैनी ऑफ सिटीज़ हैव अ, बहुत सारी सिटीज़ में वाटर सिक्योरिटी है, अभी अभी नहीं है, पहले हुआ करती थी। लाइक राजस्थान का एग्जांपल ले लो, ऊपर से जहाँ पर पानी कम होता था वहाँ पर हम क्या नहीं कर पाते थे, खेती नहीं कर पाते थे, खेती नहीं कर पाएंगे अनाज कहाँ से आएगा, ठीक है। एक मिनट, हम सभी को पता है कि हमारा जो अर्थ है वो पूरा 96.5% वाटर से भरा हुआ है, पर उसमें से जो हमारे पास फ्रेश वाटर है वो 2.5% ही है बस, ठीक है। अभी रुको, अब आते हैं वाटर सिक्योरिटी के कॉजेज़ क्या है, हमें पानी की कमी क्यों पड़ रही है। पॉपुलेशन से ज़्यादा है लैंड कम पड़ रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ओवर एक्सप्लोटेशन हो रही है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो रखा है, लो रेनफॉल, सीजनल वेरिएशन हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और लैक ऑफ प्लानिंग हो रही है, हमने कोई प्लानिंग करी है, और वाटर पोल्यूशन तो हम हद से ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे हमारे बाप का माल है, ठीक है। नीड ऑफ दिस, और हमें क्या क्या नीड है टू कंजर्व एंड मैनेज अ वाटर रिसोर्स, है ना, और रेगुलेट द हेल्थ प्रोटेक्टिंग एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ नेचर इकोसिस्टम को हार्म नहीं करना है, हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा।
हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वाटर रिसोर्स को। हम ऐसे समझ रहे हैं कि भाई हमारे पास तो भर के ही है, कुछ ज़्यादा ही भर के दे रखा है हमें, बस है तो बस है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। यहाँ पर भी एक और दे रखा हमें, सरदार सरोवर डैम हैज़ बोल्ड इन नर्मदा रिवर, ये आपको याद करना है, ठीक है। लार्ज वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट मीट रिक्वायर्ड टू द डेजर्ट एरिया, ये सब डेजर्ट एरिया है ना एक तरीके से। इसमें हमने इतनी सारी लाख रुपीज़ लगाए थे, 18.45 लाख रुपीज़ लगाए थे, ठीक है। इसने कवर करा था 3112 विलेजेस को उन्होंने कवर करा था, 12 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करा था गुजरात की, उन्हें इरिगेशन दी थी इतने हेक्टर लैंड के ऊपर। इस एरिया से हमारे बहुत ही डिस्ट्रिक्ट्स में फ़ायदा भी हुआ ट्राइबल लोगों को छोड़ के। नर्मदा था ना, यही है इसमें, और कुछ नहीं है। डैम जो होते हैं वो डैम हमारे क्या क्या काम करते हैं, डैम हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे लिए। डैम ही हमारे क्या कहते हैं, क्रॉस फॉलोइंग वाटर जो होता है उसे रोकते हैं। स्पेलवे जो होता है, डैम से हम क्या कहते हैं पानी को रोक पाते हैं, बाढ़ को कम कर पाते हैं, रोक तो पूरा नहीं पाते पर कम कर पाते हैं। ऊपर से क्या करते हैं हम, एक मिनट रुको ज़रा, ऊपर और जो हमारे डैम होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। इन्हें अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करा जा सकता है मीडियम से। अलग अलग हाइट के होते हैं, कोई लो हाइट का होता है, कोई बड़ी हाइट का होता है, कोई छोटी हाइट का होता है। हमारे डैम यहाँ तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और पानी के साथ साथ हम पानी का यूज़ डोमेस्टिक इंडिविजुअल वर्क के लिए भी करते हैं। तो पानी तो भैया डैम की वजह से हो रहा है, फ्लोड कंट्रोल होती है, बाढ़ कंट्रोल होती है डैम की वजह से, ठीक है। इरिगेशन इज ऑल्सो कंट्रोल्स क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द लार्ज थिंग। कई कई बार हम देखो, हम इससे क्या कहते हैं इरिगेशन के लिए जो हम डैम होते हैं उनका यूज़ करते हैं। इस वजह से हमें कई बार क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट करना पड़ता है, फार्मिंग शिफ्ट करनी पड़ती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रैक्टिस करनी पड़ती है फार्मिंग की, है ना। फ्लोट को हम थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं यूजुअली, इससे सॉइल इरोजन कम होता है ना, सॉइल वरना बहती नहीं है। ये सब रिजल्ट होते हैं, ठीक है। एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान योजना। इन्होंने एक योजना थी, इसमें हमने क्या कहते हैं खेत के पानी के लिए, इरिगेशन के लिए हमने जिसमें हमने कुछ वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करा था अपने इरिगेशन सिस्टम के लिए, पानी के लिए, पानी को बचाने के लिए, पानी को असिस्ट करने के लिए, ठीक है। डू यू कहना तक ये काम का नहीं है, डू यू नो। आगे बढ़ते हैं। अब बस इतना समझ में आ गया। हाँ, इससे क्वेश्चन आते हैं 0%, मतलब 1% आएगा जो आएगा क्वेश्चन, वह भी उससे आएगा किससे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर डैम से, ठीक है। क्वेश्चन आया तो बाकी क्वेश्चन आता है जहाँ तक कि हार्वेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, वाटर हार्वेस्टिंग की हमें ज़रूरत क्यों है, कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। तो वाटर हार्वेस्टिंग हम, एक तो होती है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, छत के ऊपर करने वाली हार्वेस्टिंग को हम बोलते हैं रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग। ये देखो, ये होते हैं हमारे कुल्स एंड गुल्स। कुल्स एंड गुल्स कुछ इस तरीके से हम गड्ढा बना देते हैं, जब भी बारिश पड़ती है पहाड़ों पे तो पानी क्या हो जाता है यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है।
ये हम हिल्स माउंटेन्स पे कुल्स बना लेते हैं, गुल्स बना लेते हैं, इन्हें इन्हें बोलते हैं वो कुल्स एंड गुल्स। टंकास, कई जगह हम टंकास रख लेते हैं, है ना, कई जगह हम टंकास लगा लेते हैं, कई जगह हम ना ऐसे अंदर, ये देखो ऐसे करके टंकास लगा लेते हैं, यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, टंकास लगा देते हैं। और यहाँ पर एक बिल्कुल खोल के छोड़ देते हैं, जो ये पानी आता है यहाँ से भी गिरता रहता है और रेन से भी, रेन ट्यूब से भी गिरता रहेगा, है ना, ये सब होता है, ये सब कर लेते हैं हम। और कहीं कहीं पे तो अंडरग्राउंड टंकास भी होते हैं, टंकास जैसे इसमें दे रखे हैं, ऐसे टंकास होते हैं जिसमें पानी इकट्ठा करते हैं डीपली। कुछ कुछ अपने छत के ऊपर टंकास रख लेते हैं बस, बाद में उन्हें फ़िल्टर करके हम यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए अगर करना हो तो, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लें। देखा कितने छोटे छोटे चैप्टर थे। इससे मैप पर भी आता है, तो इस बेसिस से ज़्यादा वेटेज है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चैप्टर पे जो कि हमारा एग्रीकल्चर। तो अभी तक हमने जितने चैप्टर कर लिए उनके आगे टिक लगा लें। टिक तो पहले ही लगे बड़े हैं। जो जो चैप्टर कर लिए हैं उनको काट डालते हैं, ठीक है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्स। अब आते हैं एग्रीकल्चर पर। रुको ज़रा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है? इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर का है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ग्रो करते हैं क्रॉप को, और साथ में हम एनिमल का भी फूड प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल से हेल्प लेते हैं, उन्हें बोलते हैं एग्रीकल्चर। पर इसमें बोला गया है कि इंक्लूडेड एग्रीकल्चर ओनली, एग्रीकल्चर फसल को उगाना है एग्रीकल्चर। इसमें सिर्फ ये बोला गया है आपके पेपर में। डेफिनेशन आएगी नहीं, आएगी तो पहले लिख दे रहे जो पीछे थी, ठीक है। अब आते हैं इधर, एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो करना, ठीक है। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी टर्शरी याद है, इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी। हाँ, तो ये क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, याद है। ऑल्सो हम इसके अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स उगाते हैं, बहुत सारी क्रॉप्स उगाते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स उगाते हैं। हम जो होते हैं, इंडिया इज़ द सेकेंड थर्ड ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, सेकेंड थर्ड ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अब आते हैं वेरिएबल topography is the soil, climate or winter agriculture activity. The land which are cropped grow is can now arable land. वेरिएबल जहाँ पर हम अच्छे से कर पाएँ, क्लाइमेट अच्छा हो वहाँ पर, उसे हम वेरिएबल टॉपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पर हम क्रॉप उगा सकते हैं उस लैंड को हम एरिएबल लैंड बोलते हैं। ये कुछ छोटी क्लास की बातें थी, अभी तक आ जाओ। एग्रीकल्चर, सेमीकल्चर, पेरिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब समझ लो। एग्रीकल्चर क्या होता है बता दें मैंने, लाइफ स्टाइल वो इन सबको कल्टीवेशन करना किसी भी चीज़ का हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, हरी सब्जियों का खासकर, ठीक है। सेमीकल्चर क्या होता है, जब हम सिल्क वार्म का कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, सिल्क वार्म लेते हैं तो वो होता है सेमीकल्चर। पेस्टिकल्चर क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ फिशेस का यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। विटिकल्चर, जब हम ग्रेप्स की एक बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं धुआं उगा लेते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेप्स उगाना, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मतलब कि ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर एंड फूड इन कमर्शियल यूज, बहुत बड़े यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए उगाना, हॉर्टिकल्चर। अब टाइप ऑफ फार्मिंग, दो तरीके की फार्मिंग होती है, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। इधर आते हैं, सस्टेन्स फार्मिंग, ये वो फार्मिंग होती है जो टाइप ऑफ फार्मिंग दैट ओनली फॉर किसान अपनी नीड के लिए कर रहा है, ओनली फॉर नीड, नॉट बेचने के लिए नहीं कर रहा, अपनी नीड के लिए कर रहा है, ठीक है। इसमें पॉइंट बना के याद करो इसे। कमर्शियल फार्मिंग होती है वो सस्टेन्स फार्मिंग होती है, हम अपने लिए सिर्फ सब मतलब हम सब अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं बस, ठीक है। ट्रेडिशनल तरीके से होती है, लो टेक्नोलॉजी होती है, हाउस होल्ड लेबर यूज़ करी जाती है, स्मॉल इनपुट होता है वो स्मॉल आउटपुट होता है, ठीक है। सस्टेन्स फार्मिंग दो तरीके की होती है, प्रिमिटिव सस्टेन्स फार्मिंग एंड इंटेंसिव सस्टेन्स फार्मिंग।
इंटेंसिव सस्टेन एग्रीकल्चर जब फार्मर छोटे से लैंड के ऊपर पुराने सिंपल से टूल का यूज़ कर क्लाइमेट की मदद की हेल्प लेकर एक स्मॉल प्लॉट के ऊपर मोर देन वन क्रॉप उगाता है या फिर वन उगाता है, लाइक राइस हो गई, ऑथर क्रॉप हो गई, मिजिट वगैरह, है ना। इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिव सस्टेन्स फार्मिंग एग्रीकल्चर। ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। बात है प्रिमिटिव सस्टेन्स फार्मिंग पर। इसी के अंदर हम प्रिमिटिव सस्टेन्स फार्मिंग होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर नोवेटिक हेयरिंग। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। इसे हम /1 एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। होता कुछ ऐसा है ना, ये हमारा एक प्लॉट ऑफ लैंड है ना, हमने यहाँ पर करी फार्मिंग इस जगह पर, है ना। मान लो यहाँ पर भी करी, कई बार यहाँ पर भी कर लेते हैं, इधर भी कर ली, पर यहाँ की जल्दी काट ले, बाकी नहीं काटी, तो जगह दो पीस ऑफ कैप दो, है ना। यहाँ पर हमने ली करी फार्मिंग, मान लेते हैं इसी पर, ठीक है। तो बाद में हमने क्या करा ना, इसे यहाँ से फसल काटी और यहाँ पे आग लगा दी, यहाँ पे जल गई। फिर हमने यहाँ पर एक फार्मिंग करी, इतने वो जो फसल थी ना जो जल गई है, वो क्या करेगी, दोबारा से न्यूट्रिशन रीग्रो कर लेगी, अपने न्यूट्रिशन ले लेगी फिर से। उसे ही हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर फिर /1 एग्रीकल्चर। इसमें जलाया भी जा रहा है और शिफ्ट भी हो रही है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। जब सॉइल यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगी सॉइल, तो हम यहाँ पे क्रॉप उगा लेंगे, यहाँ पे आग लगा देंगे। और हमें क्या जानना है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम जुमिंग के नाम से, मिल्पा के नाम से, रोका के नाम से और लद्दाख के नाम से भी जानते हैं। मलेशिया, ब्राज़ील, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जैसी जगहों पर, और कुछ और नेम भी हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। याद कर लेना, इनसे आ जाता है क्वेश्चन, बस यही है इसमें आपका याद करने के लिए। ये भी हैं कुछ इंडिया के स्टेट के नाम ये रहे, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसको बेबा बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में पीडू बोला जाता है, उड़ीसा में इसको पी में बोला जाता है, फिर कॉमन, वेस्टर्न घाट में कुमारी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं ना, ठीक है, याद कर लेना। कमर्शियल फार्मिंग, देखो अभी तक मैंने सस्टेन्स फार्मिंग की बात करी, इसमें पुराने तरीके से फार्मिंग करते हैं, उसमें दो तरीके आती है, एक आती है इंटेंस सस्टेन्स फार्मिंग, जिसमें पुराने तरीके से पीस ऑफ लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर वहीं पर अगर हम प्रिमिटिव सस्टेन्स फार्मिंग की बात करें तो हम ये होती है /1 एग्रीकल्चर से मिलकर बनती है, ठीक है। आता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जब हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं फॉर सेल करने के लिए, इसमें हमें लार्ज अमाउंट चाहिए होता है इनपुट का, हम इसमें कमर्शियल यूज़ के लिए कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी फार्मिंग का हम इसमें यूज़ करते हैं, गेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन, है ना। इसमें हम नए नए टूल्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, प्लांटेशन फार्मिंग एक टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग होती है। कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप होता है जिसमें हम सिर्फ एक सिंगल क्रॉप को एक लार्ज एरिया पे उगाते हैं, लाइक टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, काजू, रबर हो गए वगैरह वगैरह। इसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है, पैसा, लेबर चाहिए होती है बहुत सारी, और हम इसको सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड पे उगाते हैं। जो मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन इन द वर्ल्ड, रबर इन मलेशिया, रबर मलेशिया में पाया जाता है, कॉफ़ी ब्राज़ील में पाई जाती है, टी इन इंडिया पाई जाती है, श्रीलंका में टी इंडिया और श्रीलंका में पाई जाती है, दोनों में, ठीक है। मान लो, रुको ज़रा, मैंने इस बड़े से पीस ऑफ लैंड के ऊपर ही वो उगा दी टी, कॉफ़ी, टी, वो टी या कॉफ़ी कुछ भी उगा दी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बहुत बड़े लैंड पे टी और कॉफ़ी उगा दी, उसको बोलेंगे प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। अब इन सब का समरप समझ लेते हैं। प्रिमिटिव सस्टेन्स फार्मिंग, प्रिमिट मतलब कि स्मॉल लैंड पे करना, थोड़े
पुराने टूल से करना, प्रिमिटिव टूल से करना, डिपेंड है ना मानसून के ऊपर, ठीक है। इंटेंसिव सस्टेंस फार्मिंग, थोड़ा सा घर की लेबर का यूज़ कर लेना, वो थोड़े बड़े लैंड पे हो लेना, थोड़े बायोकेमिकल्स का यूज़ कर लेना, इरिगेशन का यूज़ कर लेना हाई पोटेंशियल के लिए, ठीक है। बात है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग HVI सीड्स का यूज़ करना, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स का यूज़ करना। प्लांटेशन फार्मिंग ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। अब आते हैं इधर सीज़न को जान लेते हैं। एक होता है हमारा रावी सीज़न। रावी सीज़न होता है एक हमारा सोइंग अक्टूबर टू दिसंबर, अप्रैल टू जून चलता है। इसमें हम वीट वगैरह उगाते हैं। खारिफ सीज़न, ठीक है, मई टू जुलाई चलता है। हार्वेस्ट करते हैं सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। ये हल्का ये बाजरा वगैरह उगाते हैं, शुगर केन वगैरह, ठीक है। यूपी वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला जैसी जगह पर एक बीच का रीजन होता है जिसको ज़्यादा रीजन। अप्रैल टू जून चलता है। वाटरमेलन, मस्क मेलन और कुकुम्बर जैसी चीज़ें उगती हैं इसमें, ठीक है। मेजर क्रॉप कितनी तरह की होती है? 3 तरह की क्रॉप होती हैं। पहली क्रॉप होती है फूड क्रॉप, दूसरी होती है कैश क्रॉप, तीसरी होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप। फूड क्रॉप जो हम नॉर्मली खाना खाते हैं वो वाली क्रॉप्स। कैश क्रॉप जो कि हमें नॉर्मली हम रिच तरीके से लेते हैं, लाइक टी, कॉफ़ी, रबर वगैरह, जूट वगैरह, हम डेली कंज्यूम नहीं करते हैं ना। हॉर्टिकल्चर लाइक फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स हो गई। और आते हैं मेजर क्रॉप्स के ऊपर। मेजर क्रॉप्स में पहला कॉफ़ी आ जाता है, ठीक है। मैं आपको पॉइंट हाईलाइट करते करूँगा, थोड़ा थोड़ा याद कर लेना यार, है ना। इंडिया कॉफ़ी इज़ ऑल्सो कहना ऑल द गुड क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी। ज़मीन से आई थी, प्रोड्यूस हुई थी कॉफ़ी, ठीक है। ये भी याद कर लेना। थोड़ा बढ़ा दूँ क्या मैं से? बहुत ज़्यादा वेरिएंटली डिमांड है कॉफ़ी की ओवरऑल वर्ल्ड में, ठीक है। इंट्रोड्यूस करी थी बाबा बुद्धिस्ट हिल एंड एवन द कल्चरल कॉन्फिडेंस द नेगरी इन द कर्नाटका एंड केरला, तमिलनाडु, इन सब जगह पर। अब आ जाता है ऑयल सीड्स के ऊपर। सेकेंड हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट है इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना के बाद, ठीक है। 21% ऑफ द टोटल क्रॉप ऑफ द कंट्री मेन ऑयल सीड्स होते हैं हमारे इंडिया में। मस्टर्ड वगैरह ये सब आते हैं ग्राउंड नट्स के अंदर हमारे। सनफ्लावर एंड ऑल थिंग्स, कुकिंग ऑयल भी आता है भाई, सबको पता है। ग्राउंड नट जो है वो एक खारिफ क्रॉप है। गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट एंड राजस्थान, ये भी बहुत पहले थे कभी, ठीक है। और इसी के अंदर एक सीड आता है, इसका हम बोलते हैं कस्टोर सीड इज ग्रोन ऑफ द रावी एंड खारिफ बोथ सीजन। इधर छोटा सा राइस के बारे में पढ़ लेते हैं। राइस एक हमारा स्टेबल फूड है, क्रॉप है, जिसे हम मेजॉरिटी पीपल्स खाते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस, हम इंडिया ऑफ कोर्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस हैं आफ्टर चाइना। ये खारिफ क्रॉप में काउंट होती है, इट इज़ काउंट इन खारिफ क्रॉप। इसको हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, हाई ह्यूमिडिटी, एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है 100 सेंटीमीटर की, ठीक है। इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें इसकी। मिलेट्स को हम ऑल्सो गेंस के नाम से जानते हैं, और किसके नाम से जानेंगे? ये लेस फर्टाइल होते हैं, सैंडली सॉइल के अंदर उगते हैं, हार्डली क्रॉप होती है, इसको लो रेनफॉल की ज़रूरत होती है, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ज्वार, बाजरा, रागी ग्रो इन इंडिया, ऑथर और जगह भी ग्रो होती हैं, ऑथर कंट्री लिख लो। एनसीएन नाइजीरिया, चाइना है, ठीक है। वीट इज़ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनाल क्रॉप, इट इज़ मेन क्रॉप इन अ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसे राबी क्रॉप बोलते हैं। कोल्ड सीजन में ग्रो होता है इसको। एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है 50 to 75 सेंटीमीटर, है ना। ग्रोइंग सीजन देन
2 important wheat grow in Zone country. बीन गंगा सतलुज प्लेन के पास में वेस्ट में उगता है, काली मिट्टी के अंदर, ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन. वीट इज़ द प्रोड्यूस ऑन द स्टेट. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन जगह पर प्रोड्यूस होता है. ठीक है. मजाइल इज़ द क्रॉप दैट इज़ द खारिफ क्रॉप. इसको रिक्वायर्ड होती है 21 to 27 सेल्सियस टेम्परेचर. एलुवियल, ओल्ड एलुवियल सॉइल में उगती है. लाइक बिहार, राबी सीज़न, बिहार में राबी सीज़न में उगती है ये. मॉडर्न इनपुट यूज़ होते हैं. HVAC फर्टिलाइजर, इरीगेशन का यूज़ होता है इसमें. ये मेजरली उगती है मध्य प्रदेश, MP में, UP में, AP में. ऐसे याद कर लो ये तीन चार नाम. मिलेट्स, बाजरा, ज्वार एंड रागी से मिलते. इनमें हाई न्यूट्रिशन होता है, कैल्शियम वगैरह, माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं इनके अंदर. ये थर्ड ऑफ द क्रॉप होते हैं जो हम फूड में खाते हैं. हम रागी क्रॉप खाते हैं. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जैसी जगह पर उगती है. नेक्स्ट बोलो हॉर्टिकल्चर क्रॉप. मैंने आपको बता चुका हूँ, ये चाइना के बाद वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सेकंड हम ही हैं फ्रूट में. इन सब में उगाने में मध्य हमारे यहाँ महाराष्ट्र, AP, तेलंगाना, UP, WB जैसी जगह पर उगती है. ठीक है. बनाना केरला में उगते हैं. मिजोरम, इन जगह पर लीची और गुआवा उगते हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जगह पर पाइनएप्पल में. मेघालय में ग्रेप्स उगते हैं. आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और महाराष्ट्र में एप्पल और पीच ये सब उगते हैं. मेरा कैसा लंबा है ये, इस वजह से मैंने पूरा बुक उठा के डाल दी. इट इज़ स्टेबल क्रॉप फॉर राइस, जो हमारी स्टेबल क्रॉप है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल द कंज्यूमर ऑफ पल्स. दाल बहुत खाए जाते हैं हमारे यहाँ, बनाइए चाहती हैं. सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, इसके अंदर प्रोटीन बहुत होता है. दाल के अंदर आपने सुना होगा मूंग, मसूर, उड़द वगैरह, ये सब दाल होती हैं. खारिफ सीजन, ये खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप की फॉर्म में उगती हैं. इन्हें लेस मॉइस्चर की ज़रूरत होती है. ठीक है. ये ड्राई कंडीशन में भी उग जाती हैं. वह ऐसी हैं कहीं भी उग जाती हैं. कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? ये प्रोड्यूस होती हैं MP में, UP में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में. नेक्स्ट विल बी नॉन फूड क्रॉप, जो खाने वाली क्रॉप नहीं है. रबर क्रॉप ये जो होती है, इसको स्पेशल फाइबर क्रॉप लाइक जूट हो गया, ये सब चीज़ें हो गई. ये सब फाइबर क्रॉप होती हैं इंडिया के अंदर. ठीक है. ये क्या होते हैं ना, ये फर्स्ट ड्राइव होते हैं. मतलब क्रॉप ये सॉइल के अंदर उगती हैं. सबको ये तो सबको पता है कि सब क्रॉप के अंदर, सब क्रॉप सॉइल के अंदर उगते हैं. पर यहाँ पर सिल्क वॉर्म का एक बहुत ही मेजर रोल होता है हमारे पास. सिल्क वॉर्म से हम जूट बनाते हैं. ठीक है. सिल्क वॉर्म से हम लेते हैं फाइबर, जिसे हम सेमी कल्चर बोलते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूँ. कॉटन पर जाते हैं. कॉटन जो होता है ये हमारा कॉटन प्लांट से आता है. ऑफकोर्स ये मेन रॉ मटेरियल होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए. ठीक है. इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, सबको पता है. सीटी सुन ली, कुकर को जितनी सीटी मार ली थी उसने मार लिया बंदा उधर. ठीक है. सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, तो हम सबको पता ही है. ठीक है. ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से उगता है कॉटन, याद रखना. डेक्कन, ये डेक्कन प्लेट्यू की तरफ पाया जाता है. इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लाइट रेनफॉल की भी ज़रूरत होती है. इसे इरीगेशन चाहिए होता है. इसको भी भैया एक खारिफ क्रॉप है, इसे रिक्वायर्ड होता है 6 से 8 मंथ मैच्योर होने के लिए. ठीक है. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका वगैरह वगैरह ये क्या है, कॉटन की स्टेट्स है जहाँ पर उगता है कॉटन. जूट को हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं, ये याद रखना. जूट ग्रो एज वेल द ड्राइव्स ऑफ फर्टाइल सॉइल ऑफ द फ्लोट प्लेन. हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द टाइम. वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मेघालय जैसे देशों में, मेघालय से स्टेट्स में उगता है ये. ठीक है. यहाँ पर मैंने आपके लिए सबको समराइज़ करके शॉर्ट में दे दिया है, इसे अच्छे से पढ़ लेना. यहाँ पर राइस को किस चीज़ की कितनी ज़रूरत होती है, कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, कितनी रेनफॉल की ज़रूरत होती है और कहाँ कहाँ उगती है. ठीक है. ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है. अब आता है की पॉइंट. ये कुछ की पॉइंट है, इन्हें पढ़ लेते हैं. अच्छा, राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप. राइस एक कमर्शियल क्रॉप है, बेचने के लिए उगाया जाता है. पर इन उड़ीसा में क्या है, ये
सस्टेन्स क्रॉप है, ठीक है। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, द टाइप ऑफ सिंगल क्रॉप इज गोइंग द लार्ज एरिया। लार्ज एरिया देखो ये एल है, लार्ज एरिया, ठीक है, एल लग गए। लार्ज एरिया इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप इज टी, कॉफ़ी, शुगर केन, बनाना, ये सब याद कर लेना है। लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल क्रॉप सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनाल क्रॉप ऑफ द मीन। वीट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनाल क्रॉप है हमारे यहाँ पे, ठीक है। ज्वार बाजरा रागी इज द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में सब पाए जाते हैं, इनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, हम पता है। ज्वार इज ज्वार हमारी थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। सेकेंड और फर्स्ट पर वही ऑफ कोर्स राइस और वीट होंगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कंज्यूमर पल्स। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली। In 2020, China and India is the producer of the world. First China, second India of course. सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल भी अपने थे, ठीक है। ये याद करने में इसमें तकलीफ नहीं होगी ना। देखो सब में सेकंड है, सब में सेकंड। अगर किसी भी क्रॉप के बारे में बाई चांस आ जाता है तो आप तुम लिख सकते हो वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द दिस क्रॉप आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड। ओके, ये लिख सकते हो तो, है ना। सब में कॉमन है ना इस तरीके से। पर ऐसी क्रॉप में मत लिखना जो हो ही नहीं, ठीक है। जो क्रॉप हो वो उसमें लिखना। डिफरेंट में जाकर डिफरेंट क्रॉप होती है। स्लैश इन वन फार्मिंग एंड शिफ्टिंग फार्मिंग की डेफिनेशन है थे। हाँ ये अब आते हैं फार्मिंग प्रोसेस के ऊपर। पहले हम प्लिंगिंग करेंगे, मतलब ज़मीन खोदेंगे, फिर उसको गाड़ेंगे, उसके बाद उसको इरिगेशन देंगे, फिर वीडिंग देखेंगे उसकी कोई अनवांटेड प्लांट तो नहीं हो रहे हैं, फिर मैन्योरिंग करेंगे, फर्टिलाइज़र वगैरह डालेंगे। इंसेक्ट्स को हटाने के लिए हम कुछ चीज़ें डालेंगे, फर्टिलाइजर वगैरह। हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर उसको रखेंगे गेंस में। खत्म बात, ये है हमारा प्रोसेस ऑफ फार्मिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंक्रीज़ हुआ है डिमांड के साथ ही, ठीक है। हमने नई नई चीज़ों को अपनाया है। हमने साथ ही में एक चीज़ अपनाई थी, इसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन। वो भी हम इसी में क्लास 9 में पढ़ के आए हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। अब कुछ और रेवोल्यूशन भी हुए थे, लाइक वाइट रेवोल्यूशन किस लिए हुआ था? मिल्क की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था फसल को इम्प्रूव करने के लिए, बीट की प्रोडक्शन वगैरह को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है कवर। अब आते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाले चैप्टर पे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इसी में कुछ ना एग्रीकल्चर भी ख़त्म हो गया। हमारे पास ये 3 चैप्टर रह गए जिन्हें हमें ख़त्म करना है। 1 घंटे में हमने 1 2 3 4 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। मैं आपको टाइम लेफ्ट दे दूँगा, अगर आपको कोई चैप्टर नहीं हुआ उसको अच्छे से करना हो तो उसके लिए भी आपको टाइम लेफ्ट मिल दे दूँगा। कहाँ गया इंडस्ट्री वाला चैप्टर हमारा? इसमें हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे ऑफकोर्स, और कोई और किस बारे में पढ़ सकते हैं हम? कुछ तो हुआ है, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की लोकेशन कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं? एक तो होता है फिजिकल फैक्टर, एक होता है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर मतलब कि रॉ मटेरियल अच्छे से मिल जाए हमें, क्लाइमेट अच्छा हो वहाँ का, एनर्जी वहाँ पर अवेलेबल हो। ह्यूमन फैक्टर लेवल अच्छे से मिल जाए, कैपिटल हो, मार्केट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ईजी हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हों। ये सब भी तो देखना पड़ता है, ठीक है। पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इन टू फिनिश्ड गुड्स। देखो हमारी जो वो सेकेंडरी एक्टिविटी है, सबको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ द सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, हम सेकेंडरी जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं प्राइमरी मटेरियल को, जो प्राइमरी में आते हैं, ठीक है। प्राइमरी में क्या आता है? एग्रीकल्चर वाले रॉ मटेरियल, उनको हम मैन्युफैक्चरिंग करके लाते हैं सेकेंडरी में। सबको पता है सेकेंडरी सेक्टर है। इम्पॉर्टेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक तो नया मॉडिफाइंग, एग्रीकल्चर की बैकबोन है हम, ठीक है। हमारे ऊपर सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर भी डिपेंड करते हैं। इंडस्ट्री डेवलपमेंट
अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर मिलती है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मरते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो डिपेंड ऑन गुड्स एक्सपेंड इन ट्रेड वगैरह पर। कंट्री दैट ट्रांसपोर्ट द रॉ मटेरियल इनटू अ वाइल्ड, वो भी हम जो रॉ मटेरियल का यूज़ करके नई नई चीज़ें हम इससे बनाते हैं। ईजी होता है, आसान होता है, जल्दी हो जाता है काम। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फेसिस, ठीक है, इन सब के बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया इंडस्ट्रीज़ को। 5 तरीके से क्लासीफाई किया गया, देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के हिसाब से जिनका मिनरल बेस्ड रॉ मटेरियल, मतलब कि मेटल वाला, ठीक है, मेटल वाला रॉ मटेरियल जिसका है, जो हैवी मेटल्स होते हैं ना उन सब का बनता है ये, ठीक है। जो मेटल होता है आयरन वगैरह, स्टील वगैरह, उनकी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है जो हम फार्मिंग करके लेते हैं ना, जिनकी फार्मिंग होती है एक तरीके से, है ना, लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, टी, कॉफ़ी, ये ऑयल वगैरह, ठीक है। मेन रोल बेसिक इंडस्ट्रीज़ और आते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। 2 इंडस्ट्रीज आती हैं किसके हिसाब से, रॉ मटेरियल के सोर्स के हिसाब से। देखो ये इंडस्ट्रीज़ किसके ऊपर थी, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ध्यान रखना रॉ मटेरियल के बेसिस पे। अब आते हैं सोर्स पे कि मिलते कहाँ से हैं भैया। मेन रोल, ओके, बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। बेसिक इंडस्ट्रीज वो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि मेटल के सप्लाई से चलती हैं, रॉ मटेरियल से चलती हैं, ठीक है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि कंज्यूमर से चलती हैं, मतलब कि यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। मान हमने रॉ मटेरियल आयरन लिया, फिर हम आयरन की कटोरियाँ बनाएंगे, प्लेट बनाएंगे, तो हम क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, बेसिक इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या है, हमने क्या करा कि मतलब शुगर बनाई, डायरेक्ट भेज दी शुगर, टूथपेस्ट बनाया वो भेज दिया। ये सब चीज़ नहीं है बेसिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जो कंज्यूमर के हिसाब से चलती है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि मैक्स टू मैक्स 1 करोड़ की होती हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज होती है वो मोर देन 1 करोड़ की होती हैं। आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। एक होती है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, ये 4 होते हैं। पब्लिक सेक्टर जो कि पब्लिक के लिए होता है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। प्राइवेट किसी एक इंडिविजुअल के थिंग पे ऑपरेट किया गया है। जॉइंट सेक्टर जो कि जॉइंटली होता है द स्टेट एंड द इंडिविजुअल ग्रुप, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर जिसमें ओनर जो होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो कॉर्पोरेट करते हैं दोनों एक साथ मिलके काम करने में, उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बल्क। बल्क के ऊपर 2 तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, लाइट वेट इंडस्ट्रीज, हाई वेट इंडस्ट्रीज। हाई इंडस्ट्रीज में आते हैं हैवी इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जिसका रॉ मटेरियल हैवी होता है, लाइक आयरन हैवी है। यहीं पे हम बात करें इसकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, लाइट हो गई, उनका वेट तो नाप सकते हैं, तो वो होगी लाइट इंडस्ट्रीज, ओके। यहाँ पर देखो ये है हमारा यार्ड बनाने का सिस्टम। देखो पहले फाइबर प्रोडक्शन होगी रॉ फाइबर की, उसके बाद स्पिनिंग होगी जिसको हम यार्न बोलते हैं, ठीक है। फिर वीविंग होगी जिसको हम फाइब्रिक बोलते हैं। फिर डाइंग होगी कि इसको बोलते हैं बुनना, ठीक है। फिर उसको मतलब सही करेंगे जिसको हम गारमेंट्स बोलते हैं। फिर गारमेंट्स मैन्युफैक्चर होगा, बस यही पूरा है प्रोसेस। अब 2 तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड कॉटन इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी बिकॉज दे कंट्रीब्यूट इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, अर्निंग, ठीक है, ये सब लेती हैं। इनका हाई प्रोडक्शन वैल्यू ऐड होती है प्रोडक्ट्स के। कॉटन इंडस्ट्री जो हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, दैट हार्ट की इंडस्ट्रीज होती थी पहले 18th सेंचुरी से, अब थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से स्टार्ट हो गया है कॉटन बनाना।
इसके अंदर भी बहुत सारी इंडस्ट्री आते हैं, लाइक जूट, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट रॉ जूट और गुड्स स्टैंडर्ड सेकंड प्लेस तो बांग्लादेश से आता है, आफ्टर बांग्लादेश, ठीक है। बहुत सारी वरना हमारी जूट की क्या कहते हैं बांग्लादेश के आसपास ही थी, है ना, जो हमारा वहाँ उससे अलग हुआ था, आधी हमारी वहीं रह गई। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्स्ट जूट मिल सेटअप हुई थी कोलकाता के नियर में 1855 में, आफ्टर ये सब फोर्थ फिफ्थ एरिया बांग्लादेश, कुछ पाकिस्तान में कुछ बांग्लादेश में, यही है बस। शुगर इंडस्ट्रीज में आते हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड प्रोड्यूसर टू शुगर एंड ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस ऑफ द गुड़ एंड खांड। गुड़ एंड खांड हमारे यहाँ फर्स्ट प्लेस पर है, हम ही निकालते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर है ये आपको पता ही है, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एपी, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एमपी, ठीक है, इन सब जगहों पर है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द बेसिक इंडस्ट्रीज बोथ आर द हैवी इंडस्ट्री, मीडियम एंड लाइट, डिपेंड ऑन द मशीन के ऊपर डिपेंड करता है स्टील एंड मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग इज वेरिएंट एनर्जी गुड विल बी यूज्ड कंज्यूमर गुड्स production and consumption of steel index in the company development. Iron and steel the heavy industry because they have raw material, finished good are heavy and bulky for transport. The ratio of their iron ore, coke oil and lime ratio is that, और इनका रेशियो होता है 4:2:1। इधर आ जाते हैं। ये भी हमें एक वो दिखाया गया है कि कैसे रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके सब प्रोसेस ऑफ स्टील इंडस्ट्री बेसिकली हमें दिखाया गया है, मेकिंग ऑफ स्टील। यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा झंझट करना पड़ा है स्टील को बनाने के लिए। इस वजह से यहाँ पर कहाँ गया स्टील वाली इंडस्ट्री, रुको ज़रा, कहाँ गए भैंस क्या किसकी। इसलिए इसको क्या कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री को बेसिक में रखा गया है, और बाकी इंडस्ट्री में तो बनाया और दे दिया डायरेक्ट सामान। पर इसमें ऐसा नहीं होता बेसिक इंडस्ट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। बेसिक इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी मेहनत लगती है, ठीक है। अब आता है एल्युमिनियम के ऊपर, ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया की स्टडी है। इट इज़ द लाइट, कोरोसिव होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है एल्युमिनियम, मैलिएबल होता है बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, मिक्स विद ऑथर मेटल्स, ठीक है। यूज़ मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट वायर वगैरह में बनाने में काम आता है। स्टील, कॉपर, जिंक है इंडस्ट्री, इनकी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम होता है। ये ज़्यादा लोकेटेड होते हैं वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अब आते हैं केमिकल इंडस्ट्री, जो हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज द इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग, इसकी वजह से हम इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं, बोथ में, लार्ज स्केल में, स्मॉल स्केल में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ही रैपिडली ग्रोथ हुआ है हमें, एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोथ सेक्टर्स में केमिकल्स का यूज़ हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हो गए, है ना, हमने हर जगह पर इनका बहुत यूज़ करा है। नाइट्रिक एसिड वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं नाम वगैरह। अगर आपको थोड़ा सा भी डिटेल में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, पर मुझे नहीं लगता कि इस टाइम को ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में ही पूछ लेते हैं इससे, बाकी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एक बार पढ़ लेना अच्छे से। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ को बनाने का प्रोसेस ये रहा, आराम से पढ़ो। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री द अंडर वो अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स वगैरह बनाते हैं। तो फर्टिलाइज़र कंट्री करती क्या है, फर्टिलाइज़र बनाइए। आपको बहुत तरीके के, हमारे पास नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटेशियम की कमी होती है, फॉस्फेट की कमी होती है, इन सब की कमी को पूरा करते हुए हम बनाते हैं बहुत सारे। हम आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुई हैं। गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, इन सब जगहों पर भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अतः सीमेंट इंडस्ट्री, हमें घर वाले की जरूरत पड़ती है, सीमेंट इंडस्ट्री हर जगह दिख जाएगी। वैसे तो एक छोटी मोटी दुकान होती है वो तो आई थिंक, है ना। इसमें हमें सिलिकॉन, जिप्सम की ज़रूरत होती है, कोल वगैरह की पावर की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट में भी बहुत हेल्प होनी चाहिए इसमें, ठीक है। सेटअप हुई थी 1904 में चाइना के अंदर, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एक्ट। इंडस्ट्री कब बढ़ी, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। कौन सी, सीमेंट इंडस्ट्री।
अब आते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आजकल हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है। ये गुड सर्विस है हमारे लिए, है ना। बस वगैरह ये सब क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। आफ्टर लिबरलाइजेशन ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हुई है, बहुत ही वेल्दी तरीके से ग्रो हुई है, ठीक है। लिबरलाइजेशन मतलब कि हमारे यहाँ से जब टैक्स बैरियर हट गए थे कि भाई कोई बाहर की कंट्री हमारे यहाँ पर आकर काम नहीं कर सकती, जब ये हट गया था तब जाकर हमने ये सब हुआ। अब आता है आईटी इंडस्ट्रीज़ कैसे ग्रो हुई हैं हमारे यहाँ पर। आप देख रहे हैं अभी भी एआई बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग हो रही है। आईटी के सेक्शन तो कंफर्म है ही आगे जाके, आप सभी को पता है। बेंगलोर में ज़्यादा तक होती है, कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक को। बाकी ये पूना, कोलकाता वगैरह, लखनऊ में भी हैं, पूना वगैरह में है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर असिस्ट कर सकते हैं हम आईटी इंडस्ट्रीज़ में इन इंडिया। ओके, एयर पॉल्यूशन करती हैं ये इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा। अपनी जो हानिकारक गैसेस होती हैं उनसे ये बहुत पॉल्यूशन करती हैं। ये इंडस्ट्रीज़ का धुआं ऐसे छोड़ देती हैं, है ना। हम स्मोकिंग भी करते हैं, बहुत बात है। वाटर पोल्यूशन भी करते हैं कई बार। नहीं, क्या करते हैं नदियों के अंदर वो अपना पानी निकाल देती हैं जो ख़राब हो जाता है इंडस्ट्रीज़ में, या अपना वेस्ट छोड़ देती हैं। थर्मल करती हैं, बहुत हीट निकलती है इनमें जो थर्मल पॉल्यूशन करती हैं, और नॉइस भी बहुत ज़्यादा निकलती है, इस वजह से इनको ज़्यादा सुनसान एरिया पर बनाया जाता है। इन सबको कंट्रोल कैसे किया जाए। हमें वाटर को रिसाइकिल करना चाहिए, हार्वेस्टिंग रेन वाटर से करनी चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए जो यहाँ पर लिख रखा है। इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जो कि हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। इसके बाद हमारा एक चैप्टर बचेगा, बस ख़त्म बात। मिनरल एनर्जी रिसोर्स बहुत छोटा चैप्टर, सब कुछ याद करने का ही है, ठीक है। अब हम समझें मिनरल क्या होते हैं। मिनरल होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक होमोजीनस एकदम सिमिलर सा स्ट्रक्चर जो कि एक सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं मिनरल। और क्या होती है, जहाँ से मिनरल निकालते हैं ना उसे हम बोलते हैं और, ठीक है। अब आते हैं मेटल। मेटल दो तरह के होते हैं, मेलेबल, नॉन मेलेबल एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। फॉर इन विच पार्ट द आयरन इज प्रेजेंट। फेररस मतलब जिस पार्ट में आयरन प्रेजेंट होता है। नॉन फेररस जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता। सबको पता है ना। प्रीशियस मेटल मतलब कि गोल्ड वगैरह हो गया, वो सब इसके अंदर आते हैं मेटेलिक के अंदर। नॉन मेटेलिक के अंदर आते हैं दोज मिनरल दैट पार्ट ऑफ मेटल दैट नॉट प्रेजेंट, जिसके अंदर पार्ट ही नहीं होता मेटल का, हम उसको बोलते हैं नॉन मेटेलिक, ठीक है। लाइक मैका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ठीक है। एनर्जी मिनरल जिससे हमें एनर्जी मिलती है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सब होती हैं। सोर्स ऑफ मिनरल हमें कहाँ से सोर्स ऑफ मिनरल मिलते हैं। एक तो हमें रॉक्स, बहुत सारे रॉक्स से हमें मिनरल मिलते हैं। प्लेन रॉक से, ओशन से मिलते हैं, सरफेस रॉक से मिलते हैं, नीचे ज़मीन खोदने से मिलते हैं। लेयरिंग जो हो जाते हैं, लेयरिंग हटाते हैं हम लैंड की, तब हमें मिलते हैं, ठीक है। माइनिंग क्या होता है, वो मिनरल्स को निकालना माइनिंग कहलाता है, ठीक है। मिनरल्स को निकालना माइनिंग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो आयरन, उनकी किन किन प्रोडक्शन कहाँ होती है, उनके यूजेस कहाँ क्या क्या है, ये सब मैंने यहाँ पर आपको टेबल के फॉर्म में बना के दे दिया है एनर्जी के लिए भी। एक बार प्लीज़ रीड कर लेना वरना वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एंड मिनरल। क्या नीड है हमें, एक तो हम इसका हाईली कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास लिमिटेड है रिजर्व में, लो रेट है हमारे पास, इफ़ेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, ठीक है। मेथड टू कंजर्व रिसोर्स ऑफ मिनरल R4 रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिप्लेस, ठीक है। अब नेपोलियन बोनापार्ट, इसमें एक बहुत प्यारा फैक्ट लिखा गया है जो मैंने सोचा रख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट था नहीं फिर भी लिख लेता हूँ, क्या पता आगे। तो इसमें फैक्ट क्या आया कि जो नेपोलियन था ना, जब हमारे पास पहले हमारे पास क्या आया था, सोना आया था, उसके बाद चांदी आया था, तो एल्यूमिनियम आया था, सॉरी, है ना। तो जो हमारा वो था सोने के बाउल की जगह नेपोलियन बोनापार्ट सेकेंड, नेपोलियन थर्ड जो था वो क्या करता था ना, वो सोनों की कटोरी की जगह एल्यूमिनियम की कटोरी में खाना खिलाता था। ऐसा लगता था अमीर है वो, क्योंकि एल्यूमिनियम से नया नया निकला था, प्रीसियस मेटल था वो।
आज हर कोई एल्यूमिनियम में खाता है। रैट होल माइनिंग, इसमें क्या होता है ना कि एक ऐसा सा होल होता है, एक छोटा सा, जिसमें बड़े लोग अडल्ट नहीं जा सकते, वहाँ पर चाइल्ड को भेजा जाता है अंदर, है ना, और कहा जाता है कि मिनरल होंगे अंदर, वो निकाल के लिए। कई बार इंसान वहीं पर धंस जाता है और मर जाता है। इसे हम बोलते हैं रेड होल माइनिंग। ठीक है, बस यही था इस चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आता है लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लास्ट चैप्टर ट्रांसफ़र ऑफ वाटर। देखो, लैंड के थ्रू करते हैं, वाटर के थ्रू करते हैं, एयर के थ्रू करते हैं। लैंड में रेलवे के थ्रू करते हैं, रोड, पाइपलाइन। वाटर के अंदर हम ओवरसीज़ के ऊपर से करते हैं, और इंटरनेशनल तरीके से करते हैं। ये सब आगे समझेंगे। ट्रांसपोर्ट रोडवे के थ्रू। सेकेंड लार्जेस्ट रोडवे हमारा ही है। ठीक है, देखो, एक तो लो कॉस्ट होती है, ये भी पहुंच जाता है जल्दी। सबसे जुड़ा हुआ होता है रोडवे, सबसे इजी होता है, सबसे सस्ता होता है। रोडवे हमारा हर कहीं तक जा सकता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में, पैसे कम लगते हैं हमारे, है ना। और ये हर एक जगह से लिंक्ड होता है रेलवे। ठीक है। गोल्डन इक्वेटोरियल सुपर हाईवे। गवर्नमेंट लॉन्च द मेजर डेवलपमेंट फॉर दिल्ली, कोलकाता, चाइना। इन सब के लिए इन्होंने ये 6 हाईवे लॉन्च करा था फॉर टाइम और डिस्टेंस इन अमेरिका कंट्रीज़। ये इन कंट्रीज़ के लिए ये मेगा, देखो ये रहा, इसे हम बोलते हैं गोल्डन कॉरिडोर। ये ऐसे 4 स्टेट्स को कनेक्ट करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जगह जा पाते हैं। यहाँ पर हर एक जगह जा पाते हैं, जिससे हम हर एक जगह जा सकते हैं। ये कॉरिडोर हमारे लिए बनाया गया है, बहुत सारी लार्ज एरिया को कनेक्ट करता है एक साथ। ठीक है। नेशनल हाईवे जो नेशनल लेवल पे काम करता है, स्टेट हाईवे जो स्टेट लेवल पे काम करता है। ठीक है, जो सिर्फ डिस्टेंस तक जाता है, जो कि पूरे नेशनली घूम सकता है, साउथ टू वेस्ट टू साउथ डायरेक्शन में। डिस्टिंक्ट रोड और ऑथर रोड। डिस्टिंक्ट रोड वो रोड होती हैं जहाँ पर हेडक्वार्टर पड़ते हैं। ठीक है, और डिस्टिंक्ट रोड दूसरे डिस्टिंक्ट से कंट्रोल कनेक्ट होती है एक तरीके से। ऑथर रोड्स वो होती हैं जो कि हम और विलेज तक ले जाते हैं और कोई गांव तक ले जाते हैं, जो हमें लोकल जगहों से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, वो ऑथर रोड्स हो गई। मतलब जो बाकी रोड जो रूरल एरिया वगैरह को कनेक्ट करते हैं, वो ऑथर रोड्स होती हैं। ठीक है। बॉर्डर रोड्स, जो हमारे मेन बॉर्डर पे प्रेजेंट होती हैं रोड्स, उन्हें हम बॉर्डर रोड बोलते हैं। जो हमारे मतलब पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है, उसके साथ जो है उन्हें हम बॉर्डर रोड बोलते हैं। ठीक है। आते हैं रेलवे पे। रेलवे हमारा एक बहुत ही पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत छोटा सा कहते हैं यूज़ करा था हमारे एग्रीकल्चर के अंदर। हर जगह 150 ईयर से भी ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा अभी भी लोकल लोग इसी से ट्रैवल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसका मतलब बहुत हाईली पॉपुलेशन इसी से ट्रैवल करती है ना। और ये रेलवे हर जगह पर है, अभी तो फ़िलहाल तो हर जगह पर है। ठीक है। पाइपलाइन की बात कर लेते हैं। पाइपलाइन जो हमारे वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है इधर से उधर। ठीक है, ये भी यूज़ हो जाती है। आगे सीटी मारे जा रहा है, कोई नहीं, माफ़ करो मुझे। अब आते हैं मेजर सी पोर्ट्स। जो हमारे मेजर सी पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट मतलब जो हम जिनसे जहाज़ के थ्रू कनेक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं सी पोर्ट्स। ठीक है। 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं। ठीक है, कुछ पाकिस्तान की तरफ, कराची की तरफ हैं, कुछ हमने खो दिए हैं। कुछ पोर्ट्स हमने पाकिस्तान तरफ थे, ठीक है, जहाँ पर हमने बनाए थे वो खो दिए हैं। ठीक है। एयर वे, हम एयर से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर से उधर। एक अच्छा सोर्स है इधर से उधर ट्रांसफ़र करने का। आता है इंटरनेशनल ट्रेड। जब हम एक देश से दूसरे देश में ट्रेड करते हैं उसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। टूरिज़्म एंड ट्रेड, टूरिज़्म हैज़ अ ट्रेड। कुछ लोग होते हैं जो घूमने भी आते हैं टूरिस्ट बनकर, पर वो टूरिस्टिज़्म इंडस्ट्रीज बैठा लेते हैं, बाद में यहीं पे रह जाते हैं। यहीं पे हमारा ये ख़त्म होता है चैप्टर। वैसे मुझे ये चैप्टर इतना अच्छा समझाना भी नहीं था, क्योंकि ये चैप्टर तो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आ ही नहीं रहा। बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है ये चैप्टर। ठीक है, बिट लिख दिया देखो बाई की जगह। ठीक है,
थैंक यू। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये आपको PDF नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन टेक केयर बाय बाय।